जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 6 सितंबर प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया 2021 तक कुल कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाता। अभी वर्तमान में भी शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 ही है। सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य पूछ दिया जाएगा तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कौन है, तो सत्रिया है, जो कि असम राज्य का सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। जिसके संस्थापक पूछा जाता है तो शंकरदेव इनके शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक थे। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह एक इजी सवाल पूछ दिया गया तो सभी को पता था। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है और असम के गुवाहाटी शहर में ही अम्बुबाची का मेला लगता है, इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। असम के कुछ प्रमुख मंदिरों को देखते हैं जो कि एग्जाम में आने वाली संभावना बहुत है। उग्रतारा मंदिर असम राज्य में है। नवग्रह मंदिर, यह भी असम राज्य का एक मंदिर है। उमानंदा मंदिर यह असम राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से एक पूछ दिया गया, पाकिस्तान ने कौन सी कबड्डी कप जीती है, तो 2020 की कबड्डी विश्व कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को हराकर प्रथम बार चैंपियन बना था। तो उप विजेता भारत देश रहा था, इसका आयोजन पाकिस्तान में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स से ही प्रश्न पूछा गया, महिला प्रीमियर लीग का विजेता मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराया था, तो दिल्ली कैपिटल टीम को हरा करके मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग का विजेता बना था। पर्पल कैप किन्हें दिया गया था, तो पर्पल कैप सर्वश्रेष्ठ बॉलर को दिया जाता है। हैली मैथ्यू जी को पर्पल कैप मिला था और ऑरेंज कैप सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन को दिया जाता है। यह मेग लेनिंग को सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन के लिए ऑरेंज कैप दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री का था 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी। स्थान पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाता फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है। यहां पे HSRA की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और जतिन दास, यह चारों HSRA के संस्थापक सदस्य थे। साथियों, हमारा यह वीडियो अगर आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और हमारा यह ओरिजिनल कंटेंट आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला यह प्रश्न पूछा गया, अल नीनो से क्या तात्पर्य है, तो ज्योग्राफी का यह सवाल है। अल नीनो का तात्पर्य होता है यह एक सागरीय गर्म जलधारा है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसका तापमान सामान्यतः 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम अल नीनो कहते हैं। अगला एक प्रश्न करंट अफेयर का पूछा गया था 2022 से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भारत की रैंकिंग थी 132 हमारा राइट आंसर हो जाता। इसको जारी कौन करता है पूछा जाएगा तो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है, तो 161 रैंकिंग है भारत का, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक पूछा गया, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना दुग्ध से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश की दुग्ध योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अगला उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह काफ़ी फेमस योजना है उत्तर प्रदेश की। भाग्य लक्ष्मी योजना, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया, मुंबई से गोवा तक के तटीय विस्तार को किस नाम से जानते हैं, तो मुंबई से गोवा तक के जो तटीय मैदान है, तटीय विस्तार है अरब सागर में, उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट राइट आंसर हमारा हो जाता। उड़ीसा तट को हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से उड़ीसा को जानते हैं और उड़ीसा का प्राचीन नाम भी उत्कल था। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु तट को किस नाम से जानते हैं साथियों, तो कोरोमंडल तट से, और केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया, माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन किससे संबंधित है, तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है, इससे संबंधित है माइक्रो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक पूछा गया, परमाणु क्रमांक 35 किस तत्व का है, तो इसका राइट आंसर हमारा ब्रोमीन हो जाता। ब्रोमीन को Br से सूचित करते हैं।
ब्रोमीन हमारा राइट आंसर हो जाता। जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु पूछा जाएगा तो इसका भी राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। और पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था डीपीएसपी गवर्नमेंट एक्ट, तो यह प्रश्न हमें सही से नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रश्न इसी तरह का था। तो डीपीएसपी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 4A में पूछ दिया जाएगा तो मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, इसमें क्या दिया गया है, पंचायती राज का गठन, और इसे ही महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 40 को। राज्यों को इसमें डीपीएसपी में क्या है कि सभी राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं अपने राज्य में योजना चलाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में वर्णित है। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो यह काफ़ी ऐतिहासिक प्रश्न है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की आग्रह किया था। सभी देशवासियों को 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस ने मनाने का आग्रह किया था। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन से गणतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए हम लोग। अगला एक प्रश्न पूछा गया, नॉर्थ साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस शहर को जोड़ती है, तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई, यह जो चारों महानगर हैं मेट्रो सिटी, इन चारों सिटी को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ा जाना है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई और चेन्नई, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया साथियों, कुछ प्लेयर की आत्मकथा से एक प्रश्न पूछा गया था। तो हमने पिछले शिफ्टों में भी, कल या परसों का भी शिफ्ट था, उसमें भी प्लेयर के आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से प्रश्न काफ़ी सारे पूछे थे। देख लेते हैं कुछ ऑटोबायोग्राफी प्लेयर्स का। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, कल पूछा गया था यह प्रश्न, तो सौरव गांगुली की यह आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड, यह पुस्तक है VVS लक्ष्मण जी की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोंगी मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता। महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया हुआ था। सोंगी मुखौटा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ और नृत्यों को देखते हैं। कोली नृत्य, यह महाराष्ट्र में किया जाता है। तमाशा, लावनी काफ़ी प्रसिद्ध है। पोदास नृत्य, यह याद रखिएगा, पोदास एग्जाम में पूछा गया नहीं है, यह पूछा जा सकता है। पोदास नृत्य महाराष्ट्र का एक चर्चित नृत्य है। साथियों, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा गया, कनक रेले का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाता मोहिनी अट्टम। कनक रेले मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कनक रेले जी को पद्म श्री अवार्ड 1989 ईस्वी में दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया 2013 ईस्वी में। संगीत नाटक पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया और कालिदास सम्मान 2006 में प्रदान किया गया। कनक रेले जी को क्लासिकल डांस में क्रांतिकारी लाने का श्रेय दिया जाता है। यह सभी फैक्ट याद रखिएगा, अगला शिफ्ट में पूछा जाएगा। आगे दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता कथक। यह काफ़ी इजी सवाल है। हमेशा घराना और कलाकारों से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप यह टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके जाएँ। और इसका घराना पूछ दिया जाएगा, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, तो यह लखनऊ घराने से संबंधित है। और सबसे पुराना घराना पूछ दिया जाएगा तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। और ठुमरी की रानी किन्हें कहा जाता है, तो गिरिजा देवी जी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। यह बनारस घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज को 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया। पिछले बार SSC GD में यह प्रश्न पूछा गया था। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, यह सभी कथक के डांसर हैं। इन सब फैक्टों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिविक्स से यह प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 के बारे में सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। देखते हैं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। पूछा जाता है हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 किनके द्वारा कहा गया है, तो अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया है।
टॉपिक देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। वे सभी रिटों को हम देख लेते हैं बारी बारी से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यह 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न यह पूछा गया, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो यह प्रश्न पूछा गया तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। गुजरात का माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के याद में मनाया जाता है। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में यह मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखते हैं कुछ चर्चित मेला जो एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर के असम में लगता है। गंगा सागर मेला की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप पे लगता है। पुष्कर मेला यह राजस्थान के पुष्कर में लगता है। आगे देखते हैं कुछ और भी मेले हैं जो यह कल शिफ्ट में पूछा गया था। सोनपुर मेला, भगवान हरिहर नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला को भगवान हरिहर नाथ का मेला कहते हैं। यह बिहार राज्य में लगता है। नौचंडी मेला पूछ दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है दोस्तों। माधवपुर मेला हमने अभी देखा, यह गुजरात में लगता है। और कुंभ मेला जो कि प्रत्येक 4 सालों पर 4 स्थानों पर लगता है। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं और हरिद्वार, यह 4 स्थानों पे बारी बारी से बदल करके कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह पॉलिटी का एक प्रश्न पूछा गया तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लाया था जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था। अगला प्रश्न देखते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। हमारा राइट आंसर विक्रम सेठ हो जाता। एक विक्रम सेठ का और भी चर्चित पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, द गोल्डन गेट। यह याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। द गोल्डन गेट पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना भरतनाट्यम एवं कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कथकली दोनों डांसर हैं। तो मृणालिनी साराभाई हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, वह राइट आंसर हो जाता। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों के डांसर हैं। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं भरतनाट्यम के। पदम सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और वैजयंती माला। और एक याद रखेगा हेमा मालिनी जिन्हें हम ड्रीम गर्ल कहते हैं, वह भी भरतनाट्यम के डांसर हैं। आगे कुछ देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय डाक चैनल है? तो भारत में कुल 6 डाक चैनल है, इसमें से 6 में से एक दिया हुआ था ऑप्शन में, वह हमारा राइट आंसर हो जाता। देख लेते हैं वह 6 चैनल कौन कौन से हैं। तो एक का नाम है राजधानी चैनल, दूसरा का नाम है मेट्रो चैनल, तीसरा का ग्रीन चैनल, चौथा का बिजनेस चैनल और 5वां का ब्लैक मेल चैनल और छठा का पीरियोडिकल चैनल नाम है। इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ था, वह हमारा राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछ दिया गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? तो अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि, इसे याद रखिएगा। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। आगे कुछ देख लेते हैं। लाल सागर, अदन खाड़ी एवं स्वेज नहर, यह अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, लाल सागर, अदन की खाड़ी एवं स्वेज नहर यह अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करता है। मलक्का जलडमरू स्ट्रीट की बात करें तो हम यह अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और यह इंडोनेशिया के दोनों भूभागों को अलग करता है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो यह मध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया के दोनों द्वीपों के अलग करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बाबा अलमडेव जलडमरू मध्य, यह लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ता है और यमन और जिबूती को अलग करता है। इस वीडियो में हम 3rd शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देखते हैं।
पहला प्रश्न पूछा गया, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। इसे ही जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 को हुई थी। ध्यान रखिएगा साथियों, इसे ही इस कानून को सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहते थे क्योंकि किसान जमींदार को सूर्य डूबने से पहले ही जाकर के अपना अनाज जमा कर देते थे। इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया, उसके बाद इसे मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया। सबसे पहले बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। उसके बाद मद्रास और वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में भी अस्थाई बंदोबस्त को शुरू कर दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न यह पूछा गया, पॉलिटी का यह प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। 6 सालों के लिए कार्यकाल होता है जिसको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा को संसद की ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को संसद की निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 250 होती है, जो कि 238 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, कितने सदस्यों को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछ दिया गया आर्ट एंड कल्चर का। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। दोस्तों साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का कंटेंट आपको पसंद आता है और हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से लाया जाता है। देखते हैं बांसुरी वादक और अन्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पन्नालाल घोष, यह भी बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया हमने अभी ही देखा। वी कुरुंजमणि, एन नीला और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, यह सभी जो कि बचे हुए प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना यह भी बांसुरी बजाते हैं और वी कुरुंजमणि यह भी कुंजमुनि यह बांसुरी बजाते हैं, याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से, संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19D में वर्णन किया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार से वर्णन है संबंधित 19D। और भारत के कोई भी नागरिक, जैसे कि हम बिहार के नागरिक हैं तो उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, वहाँ घर अपना बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन से एक प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को याद करके जाइएगा। 1906 में स्वराज का शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। तो कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। 1906 का कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेगा, कुल 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग के लिए कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। याद रखेगा, इनसे पहले पूछा जाता है तो दयाराम सरस्वती स्वराज शब्द के प्रयोग करने वाले थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया, यह काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिखमपाड़ा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की निसी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह निसी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। भारत के राज्य और लोक नृत्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य को देखते हैं, झोरा, छाली, दाढ़ी, छपेली, नाटी। यहाँ छपेली और नाटी काफ़ी चर्चित है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल और जैता। जैता, नौटंकी और रासलीला एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है साथियों, इसे याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जावरा, मटकी, आड़ा, खड़ा, फूलपति और ग्रीडा नृत्य। ग्रीडा नृत्य तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का यह नृत्य है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का कुछ नृत्य, बुइया, चलो और वांचो। वांचो और बुइया काफ़ी बार पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। नागालैंड का रंगमा है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। और
जेलियांग, यह भी नागालैंड का नृत्य है। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया, कथक से संबंधित कलाकार कौन थे? तो कथक से संबंधित कलाकारों का नाम पूछ दिया गया था, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं कथक के। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज और पंडित कार्तिक राम, यह सभी कथक के प्रमुख डांसर हैं, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जिसका 10वां संस्करण किसने जीता? तो 2023 में पुरुष हॉकी एशिया कप का कैवा संस्करण है, यह पूछा जाएगा, तो 10वां संस्करण है। और इसका विजेता टीम रहा था हमारा प्यारा भारत देश, विजेता रहा था, और उप विजेता जो कि हराया था पाकिस्तान को। और इसका आयोजन ओमान में किया गया था, जो कि एक अरबिक कंट्री है। ओमान में आयोजन हुआ था, भारत जीता था पुरुष जूनियर एशिया कप 2023, और उप विजेता पूछ दिया जाएगा तो पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बुक एंड ऑथर से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिंजर उपन्यास किसकी आत्मकथा है? यह एक प्रश्न पूछा गया, तो अमृता प्रीतम द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अमृता प्रीतम ऑप्शन में दिया हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया, दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दक्कन क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीपीय द्वीपीय स्थित है, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य के अंतर्देशीय खंड शामिल है। दक्कन प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को और महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के कुछ क्षेत्रों को, इन सभी राज्यों को मिलाने के बाद दक्कन प्रदेश का निर्माण होता है। आगे एक प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक्स से, राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है वह राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया हुआ था सरकारी कर्मचारियों का वेतन, हमारा यह राइट आंसर हो जाता। साथियों, यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में, जो कि काफ़ी मेहनत के द्वारा यह वीडियो लाया गया है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।